नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में कश्मीर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए और भारत द्वारा पाकिस्तान पर लिए जा रहे एक्शंस पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ यह भी जानने के लिए कि जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, जिस तरह से वर्तमान में परिस्थितियां बनती जा रही हैं, क्या वे सभी परिस्थितियां भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ बड़ा कराने वाली हैं। आज के सेशन में हम विस्तार से इन्हीं विषयों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 तारीख को आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए भारत के उन पर्यटकों को जो कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए गए हुए थे, उन्हें गोली मार दी थी। आतंक के द्वारा और आतंक के पनाहगारों के द्वारा किए गए इस कृत्य का पुरजोर देश में विरोध हुआ। भारत सरकार भी बड़ी सख्ती से इस चीज के खिलाफ उतरकर सामने आई और तैयारियां शुरू हुई कि इसका रिटेलिएशन कैसे किया जाएगा। भारत सरकार ने प्रॉपर तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग से यह डिसाइड करते हुए कि हमें समय आ गया है इंडस ट्रीटी से बाहर निकलने का। भारत इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकला। बदले में पाकिस्तान ने हम पर धमकी दी और कहा कि वो शिमला एग्रीमेंट से बाहर निकलेगा। इसी बीच में कश्मीर क्या सोचता है, यह मैंने आपसे कमिट किया कि मैं वहीं जाकर के आप लोगों को बताऊंगा। यही जानकारी जुटाने के लिए मैं कश्मीर गया। कश्मीर में मैंने श्रीनगर से लाल चौक से आपके लिए कुछ वीडियोस लाइव किए। ठीक इसी तरह से फिर मैं पहलगाम गया, जहां यह आतंकी हमला हुआ। वहां से मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस लाइव किए, रिकॉर्ड करके वहां से कुछ वीडियोस डाले। इन पर भी आज हम डिटेल चर्चा करेंगे, आज के सेशन में नहीं। आज के सेशन में क्योंकि अपडेट आपको देना है कि इस बीच में क्या क्या घटा। लेकिन हां, अगर आप कश्मीर पर वार्ता और डिटेल में बैठकर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वहां असल में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशनल सेशन अगर आप सुनना चाहते हैं, आज रात को आप और हम बैठकर शाम 7 बजे एक रविवार वार्ता रखते हैं, जहां पर आपके चैट्स में जो आप जानकारी देना चाहते हैं, सुपर चैट से या जैसे भी आप मुझे भेजिएगा, मैं उनका रिप्लाई करूंगा। इसी चैनल पर शाम 7 बजे रविवार वार्ता होगी। लेकिन हां, मैं इस पूरी जानकारी को एक शब्द में अगर कहूं तो बड़ी ही अजीब सी स्थिति इस समय कश्मीर में है, जहां लाल चौक में इस चीज की उम्मीद है कि टूरिस्ट वापस आएगा। टूरिज्म को लेकर के माहौल यह बनाया जा रहा है कि आज तक आजादी के बाद से लेकर कश्मीर ने पर्यटकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कश्मीरियों ने। वो हमेशा टूरिज्म का वेलकम करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में एक थॉट और डेवलप हुई, और वो ये विशेष रूप से कश्मीरियों के लिए कि सर, इनका टूरिज्म प्रभावित हुआ तब जाकर के ये लोग इस तरह से सॉफ्ट स्पोकन बने। इनका टूरिज्म प्रभावित हुआ तब जाकर ये लोग प्रोटेस्ट करने आए। अदरवाइज कभी भी किसी आतंकी हमले का कश्मीर के अंदर विरोध नहीं हुआ, ना ही भारत के साथ समर्थन में कश्मीरी उतर के दिखाई दिए जब भी भारत से जुड़ा कोई भी मसला रहा पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जब इनकी आमदनी प्रभावित हुई तब ये लोग भला भला बोलने लगे। इस बीच में मैंने आपको एक तर्क भी दिया था, और वो ये था कि कश्मीर चूंकि भारत का है, और ऐसे में अगर हम लोग टूरिज्म को वहां पर रोकते हैं तो वहां लोगों की आमदनी प्रभावित होगी, और आमदनी अगर प्रभावित होगी तो कश्मीर का जो यूथ बड़ी मुश्किल से वापस से मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ है, वो वापस उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाएगा जो पैसे लेकर पत्थर फेंकने को अपनी रोजी रोटी समझता था। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके सामने एक सेशन किया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि यहां पर मतलब रुकने का, डटने का समय है, यहां से हटने का समय नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ फिर मैं पहलगाम जब पहुंचा तो पहलगाम का भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पहलगाम जो कि इतनी खूबसूरत वादी है, इतना खूबसूरत जगह है, वहां इस तरह का सन्नाटा, जैसे हर दीवार और हर पहाड़ और हर ऊंचाई चीख चीख कर यह कह रही है कि हां, यहां हत्या हुई है। उस पूरे शहर के अंदर एक अजीब सा डर का माहौल था। पूरी तरह होटल साफ थी, सड़कों पर सन्नाटा था। मीडिया कर्मियों के अलावा, हमारे अलावा शायद ही वहां कोई और होगा। टूरिस्ट के नाम पर वहां पर केवल वो वैन थी जो कि हम जैसे लोगों को वहां लेकर जा रही थी। इसके अलावा मुश्किल से मुट्ठी भर लोग वहां थे। अदरवाइज केवल सिक्योरिटी फोर्सेस, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी ऐसे नहीं कि घर घर पर चप्पे चप्पे पर खड़ी हों, लेकिन हां, वहां पर पूरी तरह से जो खच्चर वाले थे वो हटे हुए थे। तमाम प्रकार, मतलब एक अजीब प्रकार की, क्योंकि मैं पहले भी कई बार वहां गया हूं, एक अजीब प्रकार का भय का माहौल उस पहलगाम में था। एक ऐसा जैसे कि यहां पर कहीं हत्या हुई है, ऐसी वाइब्स वहां से आ रही हैं। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम पर जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, आज रात को आप और हम बैठेंगे शाम को 7 बजे रविवार वार्ता में, इसी चैनल पर अपन वहां मुलाकात करेंगे। लेकिन तब तक
जो और न्यूज इस बीच में इकट्ठी हुई, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। उन चर्चाओं में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब भारत क्या रिटेलिएट करने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई थी जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया था। तो बात यह थी कि हमारे यहां पर सिंधु नदी का जो जल है वो बंटता है। 80% के आसपास जल हम पाकिस्तान को भेजते हैं और 20% के आसपास हम खुद रखते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं चेनाब और झेलम, वो पूरी तरह से हमने पाकिस्तान को डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, और रावी व्यास सतलज का पानी हम लोग यूज करते हैं और उसमें भी जो बच जाता है वो पाकिस्तान चला जाता है। ऐसे में हम जब ट्रीटी से बाहर निकले तो पाकिस्तान की तरफ से इस बात का मखौल उड़ाया गया कि बेटा पानी रोक तो लोगे लेकिन रखोगे कहां। ऑब्वियस सी बात है, नदियों को एक दिन में रोका जा नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसे यूज करने के बाद अल्टीमेटली अरब सागर में ही गिराता है। ऐसे में इस बात का पाकिस्तान के कम दिमाग लोगों ने मजाक बनाया कि देखो, इन्होंने पानी रोकने की धमकी तो दे दी लेकिन गीदड़ भभकी है, इससे कुछ होगा नहीं। पानी रोक भी लिया तो इतना पानी कहां रखोगे। हमारे देश के भी कई राजनेताओं ने पूछा, पानी रोक लिया तो क्या है, इसको रोकोगे, रखोगे कहां। ये बहुत ही मतलब बेवकूफी वाली बातें हैं। रोकने का अर्थ ये नहीं था कि आपका पानी रोक लिया तो अब हम आपके साथ में कुछ और अत्याचार करने का तरीका ढूंढेंगे, पानी पूरा नदियां घुमा देंगे। वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, होता रहेगा। लेकिन आपके साथ जो डील थी कि आपको इतना पानी इतने समय पर मिलना चाहिए, वो अगर हम आपको नहीं दे रहे हैं, आपको पूर्व सूचना अगर हम नहीं दे रहे हैं, आपके साथ में जो नियम थे उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना निर्माण करके उस पानी को अगर घुमाने के बारे में सोचते हैं, तो ये हमारे लिए अब आसान होगा क्योंकि हम उससे बाहर आ गए। खैर कोई बात नहीं, इसका नमूना भारत ने 2 दिन के अंदर इन्हें दे भी दिया। हुआ ये कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी है, जिसको झेलम नदी के नाम से भी जानते हैं, चेनाब और झेलम, CJI के नाम से, चेनाब, झेलम और इंडस, ये तीनों पाकिस्तान के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड रिवर हैं। झेलम कश्मीर से ही रही है लेकिन जाकर सिंधु से मिलती है। ऐसे में झेलम नदी का पानी हम लोगों ने जो रोका हुआ था उसे 2 दिन बाद हमने अचानक बिना पूर्व सूचना के छोड़ दिया। इसे लोगों ने वाटर स्ट्राइक का नाम दिया। जहां एक और भारत पानी पहले रोक करके उन्हें सूखे का डर दिया, वहीं अचानक बिना बताए उस पानी को बाढ़ के पानी की तरह छोड़ दिया। अब इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, विशेष रूप से बिहार के वो लोग जो पानी का जल स्तर जैसे ही नदी में बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, बाढ़ किस तरह से प्लेनर एरियाज में आती है, वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ जब हमने ये केवल एक दिन किया, पानी रोका, दूसरे दिन 2 दिन बाद पानी छोड़ा। अचानक रोकना और छोड़ना जैसे ही किया, पाकिस्तान के स्वर यहां पर कमजोर पड़ने लगे। शहबाज शरीफ की तरफ से बयान आया कि हम इसकी जांच करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि पाकिस्तान में जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी वो तक पलट गया है। वो कहने लगा है हमने नहीं किया था। आप कहेंगे क्या केवल पानी की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, तैयारियां कुछ और चल रही हैं। अब तैयारियां कुछ और चल रही हैं, इस बात को मैं इतना मजबूती से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, एक बात सही है और वो ये है कि कश्मीर में हुई इस घटना के पीछे भारत के अंदर जो मनोस्थिति बन रही है ना, वो लोगों का जो भाव है वो प्रधानमंत्री की बातों से भी समझ में आ रहा है। इंटरेस्टिंगली, इस घटना के जस्ट बाद, जब CCS की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी से जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय पर पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से एक संदेश अंग्रेजी में दिया गया था। भारत ने मधुबनी से, यानी प्रधानमंत्री ने मधुबनी से एक मोदी सेशन कर रहे हैं और वो अंग्रेजी में टेलीकास्ट हो रहा है। एक बार के लिए लगा कि ये AI जनरेटेड है, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये यहां से मैसेज पूरी दुनिया को दिया जा रहा है कि अब हम अगर कुछ करने जा रहे हैं तो उस पर परेशान मत होइएगा। अब आप पूछेंगे अब तक क्यों नहीं किया? देखिए, अगर आपने 1971 की भी वॉर देखी हो, इमरजेंसी के बारे में जाना हो, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, उस समय पर भी सैम मानेकशॉ का एक बहुत ही फेमस, मतलब इंदिरा गांधी जी के साथ संवाद है जो चर्चा में आता है। वो कहते हैं कि ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें कब क्या करना है, उन्हें इसका अवसर नहीं देंगे। अगर उन्होंने आतंक फैलाया है, अब हम डिसाइड करेंगे कि इसका बदला, टाइम हम डिसाइड करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भारत का संदेश जा चुका है कि हम रिटेलिएट करेंगे। कैसे करेंगे ये तरीका अभी आने वाले समय में डिस्क्लोज होगा। मोमेंटम बनना शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री के उस बयान से भी, ताकि हमने दुनिया को संबोधित किया और मैंने सारी कड़ियां जोड़कर आपको बताई थी कि भारत इस पूरी तैयारी को कितना तेजी से करता आ रहा है। आज भी संडे के दिन प्रधानमंत्री का अभी थोड़ी देर पहले मन की बात का 121वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। उसमें प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा आकाशवाणी पर हुए इस टेलीकास्ट ऑडियो में, आकाशवाणी पर वीडियो के माध्यम से भी यह संदेश दिया और कहा कि देखो, जो हुआ उसमें हम लोग पूरी तरह से आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का यह कहना कि कश्मीर में सब चीजें धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पर आ रही थी, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे निवेश का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो,
नए अवसरों का मामला हो, ग्रोथ रेट के अंदर वृद्धि हो, सब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। लेकिन आतंक और आतंक को चाहने वाले लोगों ने या आतंक के पनाहगार लोगों ने जिस तरह से भारत के लोगों को यह दर्द दिया है, यह दर्द मुझे प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि उनका यह दर्द मुझे समझ में आता है, उनका यह पेन मैं समझ पाता हूं। ऐसे में उन लोगों के साथ सांत्वना व्यक्त करते हुए हमले के दोषियों और साजिश करने वालों पर कठोर जवाब का भी आज आश्वासन दिया। देखिए, ये सब बयान इसलिए मायने रखते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी का उस समय का वो मैसेज आज तक आकाशवाणी में बजाया जाता है कि हमारे ऊपर दुश्मन ने हमला कर दिया है, अब हम इसको युद्ध में तब्दील करने जा रहे हैं, समय आ गया कि हम भी बदला लें। ये वो सारे टाइम फ्रेम हैं जिनको आप ऑब्जर्व करें। पहले एक पब्लिक रैलिंग में बोला जाता है, फिर मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा ये जवाब दिया जाएगा का आश्वासन दिया जाता है। अब आप समझें कि ये केवल राजनीति के लिए नहीं था, मतलब चुनाव के अंदर वोट पाने के लिए नहीं था, तत्काल प्रभाव से अभी कहीं इलेक्शन नहीं है, होते रहते हैं देश के अंदर इलेक्शन, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाएं भी चलती हैं। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री का कठोर जवाब दिया जाएगा से जो तर्क है, और आप कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा तो इसके लिए भारत ने पानी रोक दिया, पानी छोड़ दिया, यह जवाब है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री के बयानों से लग रहा है कि वो इसे जवाब मान ही नहीं रहे हैं। आतंकियों के घर फोड़ दिए गए, क्या इसे वो जवाब? नहीं। मोमेंटम ऐसा बन रहा है कि इसे जवाब माना ही नहीं जा रहा है। साथ ही साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने वहां जाकर ऑब्जर्व की वो ये थी कि पहलगाम के अंदर जब हम होटल बुक करने जा रहे थे तो वहां पर हमसे कहा गया कि सर यहां के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को सेना ने बंद करवा दिया है। हमसे यह कहा गया कि वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, भारतीय सेना इतनी वेल इक्विप्ड है कि जिस दिन यह घटना घटी उसके घंटे भर बाद ही ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, इन सबसे आसानी से उन क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाकर जिन्हें न्यूट्रलाइज करना था कर दिया गया होगा। कश्मीरियों का जो कॉमन मतलब परसेप्शन निकल कर आ रहा था वो ये था कि भारत खुद कुछ बड़े रिप्लाई की अब तैयारी कर रहा है। अगर सरकार चाहती तो वो इसे फिर से नॉर्मलाइज कर देती, टूरिस्ट को सरकार ही आश्वासन दे देती और ये कहती कि आओ सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सही है। लेकिन सब कुछ सामान्य का मैसेज नहीं दिया जा रहा, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ऐसे में इस पसरे सन्नाटे के पीछे जो यहां का तर्क निकाला जा रहा है वो ये कि कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती कि टूरिस्ट अभी इन दिनों यहां रुके। सरकार का भी मन यह है कि कुछ दिन तुम लोग अपने अपने घर जाओ, बड़ी संख्या में वहां पर फ्लाइट हैं, कोई आपाधापी नहीं है, जो लोग निकल कर आ रहे हैं उन्हें निकलने दिया जा रहा है। सरकार चाहे तो यह मोमेंटम बना सकती है कि भाई रुको, थोड़े दिन और इंतजार करो, सब चीजें सामान्य हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह एक अलग मैसेज दे रहा है कि सरकार क्यों नहीं कह रही कि रुको यहां पर। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कश्मीर से पीओके के लिए अब और तेज तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में इन तेज चलती तैयारियों में झेलम का पानी का छोड़ना और निकलना फिलहाल के लिए एक इंडिकेशन माना जा रहा है कि भारत ने जैसे ये किया, हो सकता है आने वाले समय में एकदम सारे डैम्स को खोल दिया जाए और पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए ऐसा होता आया है वॉर टैक्टिक्स में, जल युद्ध जिसे आप कह रहे हैं कि भारत में बने हुए डैम्स को अगर एकदम छोड़ा जाए तो उसका पानी पाकिस्तान में बड़ी मात्रा के अंदर दिक्कत खड़ी कर सकता है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अंदर से आ रही हैं जहां पर लोग इस तरह के वीडियोस डाल रहे हैं कि देखिए झेलम का पानी किस तरह से यहां पर तेज आ रहा है, बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, पाकिस्तान के माध्यम से चल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से चल रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है। वहां की लोकल न्यूज में चल रहा है कि वहां पर हमारे ऊपर पानी छोड़ दिया गया है, पानी छोड़ दिया गया, पहले पानी बंद कर दिया गया। ये न्यूज थी, ये वाइसग्रेड ने न्यूज डाला कि भारत ने प्रायर नोटिफिकेशन के, ये वायरल न्यूज हुई कि भारत ने प्रायर नोटिफिकेशन के बिना ही कल शाम को यहां पानी छोड़ दिया और ऐसे में यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर वो जो है पानी फैल गया। तो मतलब पानी का जो प्रभाव है उससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए। तो ये चेनाब, झेलम और इंडस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको और तेजी से देखा जा सकता है। अगेन मैं यहां पर कहूंगा, कुछ लोगों के मुझे यहां पर कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उन पर हम आज रात को चर्चा करेंगे, शाम को चर्चा करेंगे 7 बजे। आप आइएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं आपके लाइव कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पाता। मैं हर रिप्लाई को करूंगा प्राथमिकता से जब शाम को हम लाइव चैट में मिलेंगे, क्योंकि यह सेशन हमारे एक लाइव सेशन के रूप में होता है। मैं आपके कमेंट्स को देख तो रहा होता हूं लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूं। तो रविवार वार्ता इसीलिए आज आप लोगों के लिए रखी है मैंने। हम चर्चा करेंगे आपके इन सब बातों पर कि टूरिज्म को बायकॉट ही क्यों नहीं कर देना चाहिए, क्या बिना लोकल सपोर्ट के ये सब हो सकता है, क्या भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, सरकार किस दिशा में सोच रही है, सब पर चर्चा करेंगे। आप शाम को इन बातों को लेकर आइएगा, बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे में झेलम का पानी छोड़ना, झेलम की वजह से बाढ़ बनना, ये इस समय की
चीज बन रही है। इस बात पर प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान का रिप्लाई आता है और वो कहते हैं कि एक तो भारत ने साहब पहले तो हमारे साथ इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ दी। इसमें इनके यहाँ के एक नेता हैं भुट्टो, जिनको आप पहचानते हो, तो ये आकर के मतलब यहाँ आकर बयान देते हैं कि भारत ने जो ये काम किया है हम इसके अंदर मतलब खून की नदियां टाइप से बहा देंगे, टाइप की जो बकवास बातें की। इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया है कि बेवकूफ आदमी, अपना दिमाग सेट कर, हम तेरे ऊपर फोकस नहीं कर रहे। खैर, ये पानी छोड़ना करना हो गया। पाकिस्तान का बयान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने यह कहा कि साहब हम आपके साथ में पहलगाम में हुई इस घटना का स्वतंत्र जांच करने को तैयार हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग आप परिवर्तन देखें। जब यह घटना घटी, भारत ने जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने का रास्ता लिया, पहले तो पाकिस्तान वाले ये कहते रहे कि आप इससे बाहर निकल ही नहीं सकते क्योंकि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से बनी हुई ट्रीटी है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब हम 370 से हटे थे तब पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान जगह जगह जाकर छाती पीटे थे और कह रहे थे कि साहब भारत इससे बाहर निकल गया, वो निकल ही नहीं सकता, लीगली ये सही संभव नहीं है। भारत बढ़िया से बाहर निकला। 370 के बाद के हालात हमने अच्छे से चर्चा किए। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी पे भी यही कहा, क्या कि भारत उससे बाहर नहीं निकल सकता। दुनिया वाले देख रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी से वो बाहर नहीं, भारत उससे भी बाहर निकला। जब बाहर निकला तो इन्हें समझ में आया कि ये लोग कर सकते हैं तो कर देते हैं। ऐसे में अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि पहलगाम के मामले पर अगर आपको लगता है कि हमें संयुक्त जांच बिठानी चाहिए, हम जांच बिठाने को तैयार हैं। ये वही लोग हैं जो पहले इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म करते ही बयान दिए थे कि हम लोग तैयार हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुला ली गई है, हमारे हथियार कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखे हैं, हम पूरी तरह से रिटेलिएट करेंगे, आवश्यक हुआ तो शिमला समझौता तोड़ देंगे। अब शिमला समझौता भारत की मीडिया ने और हम जैसे लोगों ने इतना दिखा दिया कि शिमला समझौता तोड़ते ही इनकी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो ये शिमला समझौते पर बयान देना ही बंद कर दिए। क्योंकि हमें पता था तुम अगर समझौता तोड़ते हो, हमारे लिए पीओके के अंदर अधिकृत रूप से अंदर घुसना, अभी तक तो हमको आक्रमण करना पड़ेगा, तब हम लीगल तरीके से एंट्री मारेंगे। क्योंकि अगर हमारे बीच में शिमला समझौता है, उसे तोड़ना एक ऑप्शन है और आपने खुद से तोड़ दिया, तो ऐसे में हमारे लिए तो वो घर है, तो हम उसको अपने आप से अंदर जाकर के तुमको साफ कर देंगे। ऐसे में उन्होंने उस पर बयान देने बंद कर दिए और कहा कि हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं, हम इस बात पर चर्चा को तैयार हैं कि जांच कैसे की जाए। ठीक है, अब सवाल बनकर आता है कि आपको यह कैसे लग रहा है कि यहां पर युद्ध की प्रिपरेशन चल रही है। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैं कल क्यों आ गया वहां से, उसके बारे में भी जान लो। मैं कल की जगह आज और वहां रुकने वाला था और कुछ और प्रयास करने वाला था, लेकिन कल शाम को जिस समय मैं वहां था, एक मीडिया एडवाइजरी जारी हुई। मीडिया एडवाइजरी सोशल मीडिया के लिए, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया के उसमें यह था कि आप आर्मी के किसी भी ऑपरेशन को दिखा नहीं सकते। मतलब आर्मी का अगर डिप्लॉयमेंट कहीं हो रहा है तो आप उसे अपने वीडियोस में कैप्चर नहीं कर सकते। अच्छा, होता क्या है कि कश्मीर में जब भी आप कोई वीडियो लें, संभव नहीं है कि वहां पर डिफेंस का अभाव हो सकता है वहां से कोई कॉन्वॉय निकल रहा हो। ऐसे में भारत की सुरक्षा से कोई ब्रीच ना हो जाए, हमारे किसी कंटेंट से ऐसा कुछ ना निकल के आ जाए जो देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। और जब ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुका है, इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया। संदेश क्या था? अगर आपको याद हो तो जब कारगिल वॉर हुआ था, उस समय पर हमारी लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी। उस समय के कुछ पत्रकार थे, बरखा दत्त जैसे, जो उस समय पत्रकारिता कर रहे थे, उन लोगों ने उसको लाइव रिपोर्ट में दिखाया, तो पाकिस्तानियों ने उससे भी कुछ सेंस जनरेट कर लिया कि अच्छा इंडिया ये तैयारी कर रहा है तो चलो। तो हमारे जो न्यूज चैनल हैं वो उनके यहां चलते रहते थे ताकि उन्हें अपडेट मिलता था। इवन जब भारत के अंदर ये हमला हुआ, मुंबई हमला जब हुआ, उस समय पर भी भारत की जो मीडिया थी वो मुंबई हमले के लाइव रिपोर्टिंग को कि अब फलानी टीम आ चुकी है, अब एनएसजी के जवान एंट्री कर चुके हैं, अब ये एंट्री। हम जब कल वहां थे तो हमारे सामने ही, मैं जांच एजेंसीज के नाम नहीं लूंगा, उनके लोग वहां पर एंट्री कर रहे थे। हमको ये, मैं चाहता तो एक रील बनाकर ये दिखा सकता था, देखो अब ये जांच एजेंसी आ गई है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को ये समझते हुए कि नहीं, ये कहीं ना कहीं ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, ये भारत सरकार ने डे 1 में अनाउंस कर दिया है और अनाउंस करके कह दिया है कि आप कोई भी ऐसी चीज की रिपोर्टिंग नहीं करने वाले हैं, और जो सही भी है। ऐसे में कश्मीर के विषय पर जो घटना आगे आने वाले समय में इन नोटिफिकेशंस से लग रही है, उनको मैं कुछ और तारों से जोड़ता हूं। जैसे एएनआई ने एक वीडियो कवर किया जिसमें दिखाया कि पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए, एलओसी से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो बंकर हैं, उन बंकरों की सफाई शुरू हो चुकी है। लोग अंडरग्राउंड जो बंकर्स होते हैं उनकी सफाई शुरू कर रहे हैं, इन केस खाना बिस्तर इन सब की तैयारियां कर रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो यहां पर आकर सेटल हो जाएंगे। जमीन के नीचे ये जो बंकर हैं, ये वॉर की स्थिति में काफी लंबे समय तक छुपे रहने के लिए लोगों को काम आते हैं। बॉर्डर पर महिलाओं ने इन बंकरों की सफाई वगैरह सब शुरू कर दी है। अंडरग्राउंड बंकर्स का निर्माण शुरू हो चुका है, सफाई शुरू हो चुकी है। नंबर दूसरा,
एक वीडियो बहुत ज्यादा कल वायरल हुआ जिसके अंदर गुरुद्वारा साहिब जो इंडो पाक बॉर्डर के नजदीक एक जगह है, वहां पर एक रौदा वाला खुर्द अमृतसर के अंदर एक गांव है, वहां पर एक गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट होता है किसानों के लिए कि बॉर्डर एरियाज में जिनके भी खेत हैं वो अगले 2 दिन में फसलों की हार्वेस्टिंग कर लें, मतलब उन फसलों को पूरी तरह से काट करके रख लें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है, बीएसएफ की अगर कार्रवाई होती है ऐसे में फसलें खराब हो जाएंगी, आपको अगले 2 दिन का समय दिया जा रहा है कि आप फसलों को यहां से हटा दें। ऐसे में एक अनाउंसमेंट जो गांव वालों के लिए हुआ पब्लिक, ये फिर वायरल हो गया। अब वायरल हुआ, ये जानकारी देनी थी बड़ी ही ग्राउंड रिपोर्ट पर, लेकिन ये पब्लिक होने से जब बाहर आई तो फिर इसका खंडन किया गया। मैंने आपसे क्या कहा कि सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लीक होती है, जैसे भारत एयर स्ट्राइक करेगा, अगर इसको भी गाजा बाजा बजा करके कहा जाए कि भारत एयर स्ट्राइक करेगा, तो इससे तो आप प्रिपेयर कर देते हो ना सामने वाले को कि तैयार हो जाओ भाई, हम हमला करने आ रहे हैं। ऐसा हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे, हम इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे में बॉर्डर एरियाज में इस तरह की न्यूज को निकल जाना कि हमने ये तैयारियां करनी, तो उनको मना किया गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बोले नॉर्मल था, बीएसएफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका खंडन निकल करके भी आने लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर, ये वो बातें हैं जो इस समय निकल कर आ रही हैं। तीसरी चीज जो है वो ये कि भारत की जो सेनाएं हैं वो अपने अपने स्टेटस पे आ चुकी हैं, अरब सागर के अंदर प्रॉपर तरीके से नेवी रिहर्सल कर रही है। अब मुद्दा यह है कि हम और आप सोच रहे हैं कि पीओके से हमला होगा, कि भारत राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर हमला होगा, या फिर जो मतलब पंजाब वाला बॉर्डर है वहां से हमला होगा, या जल से हमला होगा ये तो तय है, कहां से होगा बस ये तय करना बाकी है। ऐसे में नेवी का स्टेटस कह रहा है बाकायदा रिहर्सल करके कि हमने अपनी तरफ से एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ की तैयारी कर ली है। ये आप आज ही का मैसेज देख रहे हैं, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ, और ये मिसाइल जाते हुए और जहाजों को नेस्तनाबूद करते हुए रिहर्सल चल रहा है। आप यहां पर क्लिप्स को देख सकते हैं। अगेन, युद्ध की तैयारी से पहले ही युद्ध का तैयार होना, सारे वेपन्स को तैयार करके देखना, जो भारतीय सेना के द्वारा ऑलवेज विजिलेंट एवर विजिलेंट, ऑलवेज प्रिपेयर एवर विजिलेंट वाली जो रेडीनेस की वीडियोस दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब चार्ज करने की तैयारियां चल रही हैं कि चार्ज हो जाओ सब, पूरी तरह से चार्ज है। एक और चीज जो यहां पर आ रही है वो क्या है, अब मैंने ये बता ही दिया था आपको कि आईबी जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने मीडिया को पूरी तरह से कवरेज की मना कर दिया था कि डिफेंस ऑपरेशंस के आप कवरेज नहीं देंगे। यही कारण था जिसकी वजह से कल मैं वहां से निकल कर आया, और उसके पीछे का मैंने मुंबई हमलों से रिलेशन और कारगिल वॉर से रिलेशन बता दिया। अच्छा, एक और चीज जो थी वो क्या थी, पाकिस्तान के अंदर, वो सॉरी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक दिन पहले ये रिपोर्ट चल रही थी। इनकी देखो सत्यता सरकार आके प्रमाणित नहीं करेगी, मैं इस बारे में आपको फिर से कह दूं, सरकार इन पर ऑफिशियल अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करेगी, आप केवल न्यूज से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर एक न्यूज निकल कर आती है कि जम्मू कश्मीर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। हॉस्पिटल्स इन जम्मू कश्मीर और हाई अलर्ट, पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पर होना, अगेन फिर एक मैसेज जाता है। अब हो क्या रहा है, बार बार जैसे ही बॉर्डर पर कहा गया कि आप फसल काट लो, ये न्यूज जैसे ही सर्कुलेट होती है तुरंत 2 दिन बाद बीएसएफ मना करवा देती है, वहां पर ऐसा हमने नहीं कहा। ऐसे ही हॉस्पिटल्स हाई अलर्ट पर, सबको बेड वगैरह तैयार करने की कहा गया, ये न्यूज जैसे ही सब जगह प्रकाशित होती है उसके तुरंत बाद में देखिए इधर की तरफ आरटी इंडिया ने छापा, इंडियन गवर्नमेंट इशू अलर्ट टू ऑल हॉस्पिटल इन जम्मू कश्मीर, आस्क टू सेट अप 24/7 इमरजेंसी रेस्पॉन्स रूम, एंश्योर स्पेशल एसेंशियल सप्लाई इमरजेंसी मेडिसिन, ये सब तैयार करने की बात आ जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद में फिर अपनी तरफ से सफाई आ जाती है, नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो यूं ही कह दिया था। मतलब ये वो सब चीजें हैं, जैसे आपको याद हो तो जब 370 हटाया जा रहा था उससे पहले ही मैंने आपको एक न्यूज कवर की थी और यह कहा था कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। ये हमने आज से 5 साल पहले भी एक सेशन के दौरान आपसे कहा था, 370 के दौरान भी कहा था, और उस समय पर मास डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी देखा जा रहा था कश्मीर में। लोग सोच रहे थे कि 370 की प्लानिंग हो, वो पीओके की प्लानिंग हो रही है और 370 हटा दिया। अभी भी हो सकता है हम किसी और चीज की प्लानिंग कर रहे हैं और ये कुछ और कर जाएं, भरोसा नहीं है। ध्यान बटा करके कला जो है इनके पास तगड़ी है सरकार के पास में। ऐसे में हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहने के बारे में कहना। एक जो और इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे वहां जाकर समझ में आया वो ये था कि देखो कश्मीर के अंदर जब कारगिल वाली बात हुई थी ना, वो तब हुई थी जब सेना ने, पाकिस्तानियों ने कारगिल की जो टॉप्स थी उनको सर्दी का लाभ उठाते हुए कवर कर लिया था। मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो वो हुआ था, एनक्रोचमेंट हुआ था, अंदर घुसाए थे, घुसपैठ जो हुई थी वो सर्दियों में हुई थी, क्योंकि हमारी सेना सर्दियों में नीचे उतर जाती थी पहले कि ठीक है अब तो बर्फ जम गई, अब तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। गर्मियां कश्मीर में एक्शन लेने का सबसे बेहतर टाइम होता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर आप बढ़िया
अच्छे से काम कर पा रहे होते हैं, इतनी बर्फ नहीं होती, ठंड नहीं होती, आराम से आप लाइवलीहुड, आपने देखा होगा मैं सिंपल शर्ट के अंदर आराम से रिपोर्टिंग कर पा रहा था। तो ऐसे में मौसम बड़ा अनुकूल है और इस मौसम की अनुकूलता आने वाले 4 महीने तक बढ़िया बनी हुई है। सर्दियों में अगर यह घटना होती तो हमारे एक्शंस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो अभी 4 महीने बढ़िया हमारे पास बॉर्डर एरियाज में कश्मीर के अंदर एक्शन लेने के लिए उपलब्ध हैं। तो यह अपने आप में समर का इफेक्ट हमें बढ़िया, क्योंकि इससे हम बढ़िया से अच्छे से अपने कवरेज को अच्छे से देख सकते हैं। यह एक बड़ा पॉइंट जो है मैं निकल के और क्या कौन सा पॉइंट निकलता है इस घटना के बाद में, अगर इस घटना को हम लोकल रूप से ही रखते तो शायद इस पर कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। भारत ने प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड को इस अटैक के बारे में बताया है और कॉन्फिडेंस में लिया है वर्ल्ड लीडर्स को। जैसे ट्रंप का भारत के साथ कॉन्फिडेंस में आना कि भारत जो पाकिस्तान का मसला अपना निजी है और भारत निपटना जानता है। ऐसे में भारत को एक साइकोलॉजिकल चारों तरफ से सकारात्मकता मिली हुई है और इसी का इंपैक्ट जो है ना वो अब दिखना शुरू हो रहा है। पाकिस्तान का यह कहना कि वो जांच के लिए तैयार हो रहा है, कह रहा है कि मैं जांच कर लूंगा। ऐसे ही द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से, जिसने सबसे पहले ये जिम्मेदारी ली थी कि वो टेरर अटैक उसी ने कराया है, लश्कर ए तैयबा का द रेजिस्टेंट फ्रंट, आज की न्यूज निकल कर आ रही है कि जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है टीआरएफ कह रहा है नहीं मैंने पहलगाम हमला नहीं कराया। मतलब जिस आतंकी समूह ने 5 दिन पहले यह जिम्मेदारी ली कि हां मैंने यह हमला कराया है, 5 दिन बाद वो बोल रहा है कि नहीं मैंने नहीं कराया। ये प्रेशर को दिखा रहा है। आप खबर देख रहे हैं वो कह रहा है कि नहीं साहब मेरा कोई पहलगाम हमले में लेना देना नहीं था, बकायदा कागज जारी हो रहे हैं। तो ये प्रेशर को समझा रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है? तो पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से पाकिस्तान की फ्रेश नेवल वार्निंग जारी कर दी गई है कि भाई अरेबियन सी में सब लोग तैयार हो जाओ, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। यहां पर जो झेलम वैली और लीपा वैली वाले जो क्षेत्र हैं, जो पीओके वाले क्षेत्र हैं, वहां पर लोकल हॉलीडेज कैंसिल कर दी गई हैं। स्टाफ की, हेल्थ स्टाफ की हॉलीडेज कैंसिल कर दी गई हैं बॉर्डर एरियाज पर। ये कुछ उर्दू में था, हमने इसको कुछ हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जम्मू कश्मीर ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर झेलम वैली के अंदर लोगों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। अगेन ये जो भी बात मैं आपको बता रहा हूं इसमें से कुछ भी आधिकारिक नहीं है, ना भारत सरकार की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। ये सब वो कयास हैं जिनसे आप ये सेंस डिराइव कर सकते हो। डिराइव अगर होने से ये सही में ऐसा होता है तो इसे सही माना जाएगा, नहीं होता है तो ये मात्र एक कयास कहलाएगा। मैंने आपके सामने जो चल रहा है उसे एक जगह लाने का प्रयास किया है कि चल क्या रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा भारत के द्वारा पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं उनकी लिस्ट जारी करके उनके घरों को ब्लास्ट करके खत्म किया जा रहा है। ये तो मतलब रिएक्शन होना ही था। भारत सरकार ने तैयारी कर रखी थी, आतंकियों के घर को तो खत्म ही करना है। तो वो जो सब संभावित थे, जो मतलब लिस्ट में भी आए, उनको खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अभी आईबी की तरफ से, इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से 5000 पाकिस्तानी नेशनल्स को इंडिया में आइडेंटिफाई किया है और उन सब पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो एक मास स्केल पर काम कर रहा है। एनआईए जो है वो पहलगाम हमले की जांच करने के लिए पहुंच चुका है, जिसमें 26 टूरिस्ट के मारे जाने की खबर आ रही थी, है ना, तो वहां पर पहुंच चुका है। इस बीच में पाकिस्तान का वही गीदड़ भभकी कि हमारे पास परमाणु बम है, हम उनको रख के थोड़ी बैठे हुए हैं। खैर जो भी है, इन सब का अपनी जगह अपनी बात है। मैं फिर से आपसे आज एक गुजारिश कर रहा हूं और वो ये है, कश्मीर जाकर मैंने जो रियलाइज किया उसमें सबसे पहला रियलाइजेशन आपकी बातों से भी और मेरी बातों से भी वो निकल कर आया था। वो यही था कि कश्मीर में भारत का टूरिज्म होना या हमारे टूरिस्ट का वहां होना, वहां पर लोगों को बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट देता है, उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो वो लोग ना तो आतंक की तरफ, ना पत्थरबाज की तरफ और ना ही पाकिस्तान की तरफ इनक्लाइन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था, आपने शायद देखा हो, जिसमें वहां के लोकल्स कुछ कहना नहीं चाहते, केवल टूरिज्म पर तो बुलवा लो, बाकी पर कुछ नहीं बोलना चाहते। उस पर आप में से कई लोगों का यह कहना कि बिना लोकल सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, इस पर भी कोई इनकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा रहा ही होगा जिसने उन्हें इतना अंदर तक फैसिलिटेट किया होगा। तो ऐसी चीजें भी मैंने वहां जाकर रियलाइज की। तीसरा जो बहुत बड़ा सवाल रहता है कि कश्मीरी पाकिस्तान को लेकर क्या सोचते हैं और भारत को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, जब से टूरिज्म आया तब से वो भारत को बड़ी रेस्पेक्ट देने लगे हैं। मैं पिछली बार भी जब गया था तो पाकिस्तान को लेकर उनके मन में जो अपने मन में भाव होता है वैसा भाव नहीं होता। ये बात ग्राउंड में इस बार भी रिपोर्टिंग के अंदर मैंने रियलाइज की और पहले भी जब मैं गया हूं तब रियलाइज की। फर्क इतना था कि अब ये तुलनात्मक रूप से पैसे की फीलिंग ले पाए हैं टूरिज्म की वजह से, विकास की, इन्वेस्टमेंट की और जो भी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, खुलेपन की।
तो ये लोग अब टूरिज्म की वजह से इस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। खैर, ये सारा मेरा अनुभव है। इस अनुभव के लिए ही आज शाम को फिर से अपन लोग बैठेंगे रविवार वार्ता के अंदर, जिसमें मैं आपके कमेंट्स भी लूंगा और उन्हें हाईलाइट भी करूंगा अपने सेशन में, सुपर चैट वाले जो ऑप्शंस होंगे उनको। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, और आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं जो मेरे साथ रही जब मैं कश्मीर की अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे था, वो बहुत मायने रखती हैं। आप सबने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से मैं पहलगाम तक जाकर के आपके लिए रिपोर्ट लेकर आ पाया, लाल चौक से रिपोर्ट लेकर आ पाया। और ईश्वर ने चाहा, अगर आपको ये आवश्यक लगता है कि मेरी किसी जगह पर प्रेजेंस मायने रखती है भविष्य में भी, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। आप मेरा परिवार हैं, मेरे लिए चिंतित होते हैं और मुझसे उम्मीद रखते हैं। ये दोनों ही बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। और थैंक यू सो मच, आपका प्यार मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और फिर से कुछ और अच्छा कंटेंट हम बनाएंगे, और इसी तरह से अपने प्यार को देते रहिए। जैसा हमारे चैनल का नाम है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, तो हम इस चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपसे बस उम्मीद यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जब भी आप तक कोई सूचना मुझे पहुंचानी हो तो मैं बखूबी उसे पहुंचा पाऊं। थैंक यू सो मच, अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप में से कुछ लोग, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग अच्छा कमाते हैं और उन्हें पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है मतलब स्टॉक सिलेक्शन करना है कि उन्हें कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, पर्टिकुलर क्षेत्र की रिसर्च अगर करनी है, तो मैं अपना एक डिटेल कोर्स लेकर आया हूं बातें बाजार की पर, जिसका एनरोलमेंट चालू है। आप जाकर उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। इस कोर्स में हमारे द्वारा प्रॉपर एक डिटेल कोर्स स्टडी तैयार की गई है, और कोर्स स्टडी इस बात की कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी भविष्य की, विप्रो है कि टीसीएस है कि अडानी है कि अंबानी है, उसका कंप्लीट कंपनीवार अध्ययन, मतलब निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी 100 जो टॉप कंपनीज हैं या अपकमिंग जो बेहतरीन कंपनी हैं, उनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। किस तरह से आप डिसाइड करें खुद का पोर्टफोलियो बनाते समय कि कितना इन्वेस्टमेंट कहां करना होता है, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसे होता है, मिलकर के कंपनी का रिलेटिव अध्ययन करने का जो मेरा मोस्ट अवेटेड बैच था वो आ चुका है। आप जाकर उसको एनरोल कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।